लास्ट क्लास में हमने कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है, आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन द पटेल नगर. Shagun house is at the intersection of one street with the another street on which there is a library. They both study in the same school and that is not far from Shagun's house. Suppose the school is situated at the point O. तो ओरिजिन के ऊपर तो है स्कूल, उसके बाद बोले आलियाज हाउस इज़ 8A. ए के ऊपर आलिया का हाउस है. नेक्स्ट शगुन्स हाउस इज़ 8B. बी के ऊपर शगुन का हाउस. ओके, शगुन्स हाउस इज़ 8B, आलियाज हाउस इज़ 8A. ओरिजिन के ऊपर है स्कूल. तो मैं अगर इसको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में लिखूँ तो ओ के ऊपर है हमारा स्कूल सिचुएटेड, ए के ऊपर है आलिया का हाउस, बी के ऊपर है शगुन का हाउस और नेक्स्ट हमें गिवन है लाइब्रेरी 8C. तो सी के ऊपर है लाइब्रेरी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ फार इज़ आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन्स हाउस. आलिया के हाउस से शगुन के हाउस का डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब हमें डिस्टेंस ए भी कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए पहले हमारे पास पॉइंट ए और बी होना चाहिए. तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी 0,0 है ही. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पहले कार्टेशियन प्लेन को देख के लिख लेंगे. तो पॉइंट ए हो जाएगा, नीचे देखोगे तो एक्स एक्सिस पे 2, लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस पे 3. तो पॉइंट ए हो गया 2,3. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे तो ये बनेगा 2,1. इधर में 2, इस साइड में 1. तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,1. अब हम डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में पूछा था हाउ फार इज़ आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन्स हाउस. इसका मतलब हमें डिस्टेंस ए भी कैलकुलेट करना है. सो फॉर्मूला लगा लेंगे x2 - x1. इट मीन्स 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1. सो 3 - 1 होल स्क्वायर. 2 - 2 0 हो गया, 3 - 1 2. 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर रूट वापस आ जाएगा 2 यूनिट. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, हाउ फार इज़ लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन्स हाउस. लाइब्रेरी का शगुन के हाउस से डिस्टेंस निकालना है. इसका मतलब पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. सो बी सी विल बी इक्वल्स टू x2 - x1 करोगे 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर. तो ये मिल जाएगा हमें 2 स्क्वायर प्लस 0, 2 स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट वापस से 2. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हाउ फार इज़ द लाइब्रेरी फ्रॉम आलियाज हाउस. तो लाइब्रेरी और आलिया के हाउस के बीच का डिस्टेंस का मतलब ए सी का वैल्यू फाइंड करना है. सो ए सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो 4 - 2 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 - 1 2 स्क्वायर. ये भी 4 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2√2. इसके और पार्ट में दे रखा है हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम आलियाज हाउस देन शगुन्स हाउस. कि स्कूल जो है आलिया के हाउस से कितना दूर है शगुन के हाउस की कंपैरिजन में. तो पहले हमें स्कूल का आलिया के हाउस से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओ ए एंड देन ओ बी. और हमें बताना है कि कौन डिस्टेंस जो है ओ ए ज़्यादा है लेकिन कितना ज़्यादा है. सो ओ ए विल बी 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर. तो ये हमें मिलेगा 4 + 9 दैट इज़ √13. नेक्स्ट ओ बी का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर दैट इज़ 4 4 + 1 हो जाएगा √5. सो ओ ए माइनस ओ बी इज इक्वल्स टू √13 - √5. तो इतना ज़्यादा आलिया का हाउस स्कूल से शगुन के हाउस के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखो, लिखा है मॉर्निंग असेंबली इज़ एन इंटीग्रल पार्ट. ये मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट लाइन कुछ मीनिंगफुल है. स्कूल है 100 स्टूडेंट्स एंड दे ऑल असेंबल इन प्रेयर इन 10 रोज. 10 रो बनी हुई है इस टाइप से. जो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है वो रो को डिनोट कर रहा है.
और हर एक रो में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स असेंबली में असेंबल हैं अभी। लिखा है ABCD आर 4 फ्रेंड्स। अमर को A से डिनोट किया है, भरत को B से, चार्ल्स को C से और डेविड को D से। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे पहले। अमर एक का कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये बनेगा 3,4। नेक्स्ट भरत के लिए अगर चेक करेंगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, नीचे देखोगे तो 6 लेफ़्ट साइड में है 7, तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे 3,7। नेक्स्ट है चार्ल्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करो तो 9,4 आ जाएगा। एंड लास्ट डी है डेविड, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 6,1। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 इट मीन 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, तो ये बन जाएगा 9√2। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो फिर से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, तो उसका वापस से स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट काट देगा, वापस से 6 ही आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। तो डी और बी के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डी बी। सो x2 माइनस x1, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 जीरो हो गया, 1 माइनस 7 मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 यूनिट। सेकेंड और पार्ट में दे रखा है विच डायग्राम विल फॉर्म द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ दीज 4 फ्रेंड्स। इन 4 फ्रेंड्स से कौन सा डायग्राम बन रहा है। तो अगर इनको सबको अगर ज्वाइन करते हैं, ए को बी से, ए को डी से, डी टू सी एंड बी टू सी, तो यहाँ पे शायद ये पैरेललोग्राम बन जाए जितना मुझे लग रहा है। देखो दो डायगोनल्स बनने वाले हैं ए सी और बी डी, और दोनों डायगोनल्स की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रखी है। इसका मतलब या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस के अंदर डायगोनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते। इसके बाद में साइड्स का अगर लेंथ देखें तो ए बी का वैल्यू हमारे पास में 9√2 था। तो पहले हम कोई और डिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जैसे डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करते हैं। तो बी सी का वैल्यू आएगा इन दोनों से, तो बी सी विल बी 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस ये भी माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी वापस से 9√2 बनेगा। सी डी और ए डी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा चेक करने के लिए। सो सी डी विल बी इन दोनों से, तो 9 माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, तो ये भी वापस से 9√2 आने वाला है। लास्ट ए डी भी कैलकुलेट करेंगे। सो ए और डी के बीच का डिस्टेंस, सो x2 माइनस x1 इट मीन्स 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, तो ये भी 9√2 आएगा। तो सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, इसका मतलब वो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, when an eagle looks at a rat on the ground, eagle doesn't attack the rat at its initial position। यहाँ पेड़ पे ईगल बैठा है और जहाँ पे ग्राउंड पे एक रेट चूहा है, तो ये इस पर अटैक नहीं कर रहा है। लिखा है कि इनिशियल पोजीशन जो है चूहे की उस पर अटैक नहीं करेगा। इट टेक्स इनटू अकाउंट द स्पीड ऑफ द रेट एंड डायरेक्शन इन विच रेट इज़ मूविंग।
वो रेट की स्पीड को कंसिडर करते हुए वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये भी उड़ के उधर जाएगा और सीधा उधर अटैक करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन हाउ इट मे बी गॉट स्विफ्ट ईगल अटैक्स द रेट इन सच अ वे दैट इट मे सक्सेसफुल इन कैचिंग द रेट। वो ऐसे अटैक करता है कि उसको पकड़ लेगा। सपोज एन ईगल सिटिंग ऑन ट्री ऑफ हाइट 90 मीटर। तो यहाँ पे जैसे ईगल बैठा है और ये वाला ट्री का हाइट है 90 मीटर। इस पॉइंट को हम ए ले लेते। नेक्स्ट, ऑब्जर्व रेट विथ ईगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे, यहाँ पे वो कहता है कि इनिशियली रेट का पोजीशन है। ठीक है, ये पता चल गया होगा ये डिस्टेंस 90 मीटर होगा क्योंकि 1045 का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, क्लास में देखें हम, अब इसको हटा देते। इसके बाद कुछ और भी कहा है, एंड मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री विथ सम स्पीड। रेट चूहे के लिखा है, ऑब्जर्व रेट विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंड मूविंग अवे विथ ट्री विथ सम स्पीड। चूहा किसी स्पीड से भाग रहा है। ईगल स्टार्ट फ्लाइंग विथ 30 डिग्री डाउनवर्ड्स। 30 डिग्री डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ईगल फ्लाई करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब 30 का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल से 30, तो कुछ इस टाइप से ये वाला एंगल, ये है 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा अल्टरनेट एंगल। सो ये हम रेट की इनिशियल पोजीशन बी ले लेते हैं। एंड कैच रेट इन 10 सेकेंड, और 30 डिग्री पे वो रेट को जो है पकड़ लेगा। इस पोजीशन को हम कह देते हैं सी, यानी कि ये चूहे की इनिशियल पोजीशन है और ये वाला उसका फाइनल पोजीशन है। और ईगल को ई से लेके सी तक आने में कितना टाइम लग रहा है? केवल 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, इसका शायद हमें आगे स्पीड कैलकुलेट करने में काम आने वाला है। इस 30 को यहाँ से इरेज कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा है, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ रेट। इनिशियल पोजीशन कौन सा है? बी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ट्री, तो ए का बी से डिस्टेंस, तो ये तो 1045 के फॉर्मूला से आ ही जाएगा। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें? बी ए का वैल्यू बताना है कि क्या इनिशियली रेट ट्री से कितना दूर है। सो 1045 यूज करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ई ए अपॉन बेस का वैल्यू है बी ए। 1045 हो गया 1, सो ई ए का वैल्यू 90 अपॉन में बी ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए का वैल्यू आ जाएगा 90 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। इसके बाद पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईगल टू कैच रेट। ईगल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अभी हम देखे थे ईगल ई से कहाँ तक आया है? सी तक आया है, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ई सी। अब ई सी का वैल्यू हमें पूछा है, तो फिर से ट्राइंगल ई सी ए कंसिडर कर सकते हैं। ई सी का वैल्यू पूछा है और हमारे पास में ई ए का वैल्यू ऑलरेडी है। ई सी पूछा है, ई ए है, तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, इसका मतलब साइन यूज करेंगे। साइन 30 विल बी इक्वल्स टू ई ए डिवाइडेड बाई ई सी, तो साइन 30 होता है 1/2। ई ए का वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाई ई सी, इट मीन्स ई सी विल बी इक्वल्स टू 90 इंटू 2 हो जाएगा 180 मीटर। तो ईगल को इतना फ्लाई करके आना पड़ा 180 मीटर। थर्ड पार्ट, व्हाट इज स्पीड ऑफ ईगल। स्पीड ऑफ ईगल, तो स्पीड कैसे आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 180 मीटर। कितने टाइम में किया वो हमें दे रखा था, इन 10 सेकेंड्स, तो डिवाइड में आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 18। यूनिट क्या रहेगी? डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकेंड, तो 18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बोला है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रेट। रेट का कितना स्पीड है चूहे का? तो चूहे ने कितना डिस्टेंस कवर किया? चूहा बी से लेके सी तक आया, इसका मतलब उसका डिस्टेंस है बी सी, वो भी तो कितने सेकंड में आया? 10 सेकंड में ही पहुंचा। अब बी सी का वैल्यू अभी है नहीं हमारे पास में। बी सी का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे ए सी का वैल्यू, ताकि उसमें से हम ए बी को माइनस कर देंगे।
तो ट्रायंगल ई सी ए से ही ट्रायंगल ई सी ए इसी से कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें बेस का वैल्यू चाहिए। तो cos 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे, सी ए डिवाइडेड बाई ई ए। सी ए बेस हो जाएगा, ई ए तो 90 दे ही रखा है, तो cos 30 होता है √3/2। सी ए का वैल्यू है, ये तो कैलकुलेट करना है, सॉरी सी ए के डिवाइड में रहेगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज ई सी, और ई सी का वैल्यू हमारा आया था अभी 180 मीटर। सो √3/2 इंटू 180, दैट इज इक्वल टू सी ए। सो सी ए विल बी, ये बन जाएगा 90, सो 90√3, ये सी ए का वैल्यू आ गया। तो रेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाई रेट, कौन सा डिस्टेंस होगा, बी से लेके सी तक वाला पार्ट। सो सी बी इज इक्वल्स टू सी ए माइनस बी ए। सी ए में से ये बी ए का पार्ट माइनस कर देंगे, सो टोटल 90√3, इसमें से माइनस कर दो 90 को, सो 90 माइनस हो जाएगा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 तो 1.73 लेते हैं हम, -1 करेंगे, सो 90 इंटू 0.73 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, 65.70 आ जाएगा मीटर। तो स्पीड ऑफ रेट विल बी, डिस्टेंस हो गया 65.70 डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड, तो 6.57 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया रेट का स्पीड। पहले हम कैलकुलेट किए थे ईगल का स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ये एपी का क्वेश्चन लग रहा है। तो ऊपर में कुछ थ्योरी लिखी है, हम यहाँ से पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। आरसीबी मशीन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट मेकिंग रोड रोलर 10 years ago. Company increase its production यूनिफॉर्मली बाई फिक्स नंबर एवरी ईयर। हर साल फिक्स नंबर वो इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन का। कंपनी प्रोड्यूसेस 800 रोलर्स इन द 6th ईयर। तो जो वो फिक्स्ड नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक एपी बनने वाला है। इस एपी का हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म है हमारा ए, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू ए, और कॉमन डिफरेंस हम सपोज कर लेते हैं डी, ठीक है। नेक्स्ट में बोला 800 रोलर्स इन द 6th ईयर, इसका मतलब 6th ईयर का दे रखा है हमें वैल्यू 800, एंड 1130 रोलर्स इन द 9th ईयर। 9th ईयर का भी वैल्यू दे रखा है, A9 का वैल्यू 1130, ठीक है। तो इनको यूज करके पहले ए और डी निकाल लेते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 5D इक्वल्स टू 800, और A9 का फॉर्मूला बनेगा A + 8D इक्वल्स टू 1130। दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करें, 1130 A + 5D इक्वल्स टू 800, माइनस करोगे तो A से A कैंसिल, 8D - 5D आ जाएगा 3D, 1130 - 800 तो 330। तो यहाँ से D का वैल्यू आ गया 110। अगर D का वैल्यू 110 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट करके पहले A की वैल्यू कैलकुलेट ही कर लो। A + 5 × 110 इक्वल्स टू 800, सो A + 11 5 जा 55, तो माइनस कर देंगे A इक्वल्स टू 800 - 550, तो ये आ जाएगा 250। तो फर्स्ट टर्म मिल गया 250, कॉमन डिफरेंस आ गया 110, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंपनीज प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो ये पार्ट ए हो गया, पार्ट 1। व्हाट वाज द इंक्रीज इन कंपनीज प्रोडक्शन एवरी ईयर, इसका मतलब डी का वैल्यू पूछा है। व्हाट वाज द कंपनीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर्स, फर्स्ट 6 ईयर का टोटल प्रोडक्शन, इसका मतलब S6 का वैल्यू।
सो n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू 6 हो गया, ट्वाइस इंटू 250 प्लस 6-1 तो 5, डी का वैल्यू 110, 6/2 हो जाएगा 3, 250 इंटू 2 500 प्लस 11 5 ज़ा 55, 3 मल्टीप्लाइड बाई 500 प्लस 550 1050, 3 से इंटू करेंगे तो 3150। इन विच ईयर द कंपनीज प्रोडक्शन वॉज 1350 रोलर्स। इसका मतलब ए एन का वैल्यू दे दिया इस बार 1350। सो फॉर्मूला यूज कर लो लास्ट टर्म वाला, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1350। ए का वैल्यू है कितना था 250 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 110 इक्वल्स टू 1350। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सभी में से सभी को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से कैंसिल हो जाएगा। सो 25 प्लस n-1 इंटू 11 इक्वल्स टू 135। सिंप्लीफाई कर लो, 11n-11 इक्वल्स टू 135। तो 11n का वैल्यू बचेगा 135 प्लस 11 माइनस 25। सो 146 माइनस 25 121। सो 11n इक्वल्स टू 121, इट मीन्स n इक्वल्स टू 121/11। तो 11 आ गया। इसका मतलब 11th ईयर में जो कंपनी का प्रोडक्शन होगा वो 1350 रोलर्स होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। शिवानी took a pack of 52 cards. She kept all the black face card aside all the black face card. black face cards को उसने बाहर निकाल लिया। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं टोटल 12, इसमें से 6 होते हैं ब्लैक फेस कार्ड्स। तो आफ्टर पुटिंग ब्लैक फेस कार्ड असाइड, उनको एक तरफ रखने के बाद में रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे? अब रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे 52 माइनस 6, 46। इसका मतलब टोटल अभी तुम्हारा आउटकम 46 रहने वाला है। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सी ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ द रिमेनिंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ फेस कार्ड। तो अब रिमेनिंग फेस कार्ड्स कितने बचे? फेस कार्ड्स टोटल होने थे 12, 6 तो उसने बाहर रख दी, इसका मतलब 6 और बच गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड अब कितना होगा? टोटल फेस कार्ड्स बचे 6 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 46। तो डिवाइड कर लो 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 3। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड का ही, सॉरी ये सेकेंड पार्ट था। सो थर्ड पार्ट, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो टोटल कार्ड है 46। ब्लैक कार्ड ऑलरेडी कितने होते हैं 13 इनिशियली, लेकिन उसने 13 नहीं, टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। उसमें से उसने 6 फेस कार्ड्स ब्लैक कलर के बाहर निकाले, तो कितने बचे? 20 बच गए अंदर। तो 20/46, 2 से डिवाइड करोगे 10/23। नेक्स्ट थर्ड का फिर और पार्ट देखेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ ब्लैक नॉर एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर अ ब्लैक एंड नॉर एन एस। तो टोटल है 46। देखो इसने बोला 46 में से अभी अगर देखें तो रेड कार्ड तो कितने हैं अभी भी 26 हैं, लेकिन ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 में से 6 उसने बाहर रख दिए थे। इसका मतलब इस सिचुएशन में 20 कार्ड्स हैं ब्लैक कलर के, और एस कार्ड तो इन दोनों में है। रेड कलर में कितने एस होते हैं 2, ब्लैक में भी होते हैं 2। अब वो कह रहा है कि तुम्हें ब्लैक कलर का कार्ड नहीं लेना है, इसका मतलब ये 20 तो तुम्हें लेना ही नहीं है।
इसका मतलब बचे अब 26। 26 में भी वो कह रहा है एस भी नहीं आना चाहिए, तो ये 2 और माइनस हो गए, तो कितने बचे अब 24। तो 24/46 2 से डिवाइड कर लोगे तो 12/23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून द एक्सपोर्ट्स ऑफ द पैसेंजर कार फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय 26% इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 2021-22। ठीक है, गुड। A car manufacturing company planned to produce 1800 cars in the 4th year and 2600 cars in the 8th year। तो A4 का वैल्यू दे रखा है 1800 और A8 का वैल्यू दिया है 2600। तो हमारे लिए यही काम का था। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, इसका मतलब AP बनने वाला है। तो A4 का मतलब हो गया A+3D इक्वल्स टू 1800। A8 का मतलब हो गया A+7D इक्वल्स टू 2600। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो -4D इक्वल्स टू -800। सो D विल बी 800/4 दैट इज़ 200। तो यहाँ पे मैंने ना तो कार यूज किया है कितना प्रोडक्शन है, बस AP यूज करो, उसमें पूरे मार्क्स ही मिलना है, तो टाइम बचाना भी सीखो। तो D का वैल्यू हो गया 200। कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, D का वैल्यू पुट कर दो 3 × 200 इक्वल्स टू 1800। सो A+600 इक्वल्स टू 1800। तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाए 18 - 6 1200। तो इनिशियली उसका प्रोडक्शन है 1200 और हर साल इंक्रीज कितना हो रहा है 200। तो शायद कुछ तो मिला होगा। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, ये पार्ट 1 का आंसर। फाइंड द प्रोडक्शन इन 12th ईयर। 12th ईयर का मतलब A12 निकालना है। सो A+11D। सो 1200 + 11 मल्टीप्लाइड बाई 200। तो 1200 + 11 2 जा 22। तो यह आ जाएगा 3400। नेक्स्ट पार्ट 3rd। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स। इसका मतलब S10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 10/2 ट्वाइस ऑफ A दैट इज़ 1200 प्लस n-1 10 - 1 9। D का वैल्यू 200। इसको सॉल्व कर लो। 10/2 हो जाएगा 5। 12 2 जा 2400, 9 2 जा 1800, 24 + 18 4200, 42 × 5 21,000। ठीक है, नेक्स्ट और पार्ट में बोला है इन हाउ मैनी ईयर्स विल द टोटल प्रोडक्शन इज 31,200 कार्स। तो SN का वैल्यू दे दिया इस बार 31,200 और N का वैल्यू हमें बताना है। तो n/2 टोटल जहाँ भी आ रहा है वो इसका मतलब सम के लिए क्या रहा है। 2A + n-1D इक्वल्स टू 31,200। सो 2 डिवाइड में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 31,200 के साथ में, या फिर ज़रूरत इतना भी नहीं है। n/2 लिखो ट्वाइस ऑफ D का वैल्यू कितना था। D का वैल्यू था 200, सॉरी A का वैल्यू था 1200 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू है 200 और इक्वल में 31,200। ठीक है, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट एक सिंगल टर्म है, इसमें से अगर कॉमन निकालना हो तो 200 इसमें से कॉमन आ जाएगा। 200 कॉमन आया तो देखो ये है 12। 1200 में से अगर 200 बाहर आ गया तो 1200/200 कितना बचेगा 6 प्लस n-1। ये 200 तो बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1। तो ऐसे सिंप्लीफाई इस स्टेप पे कर लो तो बड़ा आसानी से कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए। ये 200 को डिवाइड कर देगा 100 टाइम्स, तो n × 100 ब्रैकेट में बच गया 6 2 जा 12 प्लस n-1 इक्वल में 31,200।
ये 100 इस 100 को डिवाइड कर देगा, सो 312 n मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस n माइनस 1 मीन्स 11 प्लस n हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, 11n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 312, सो n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, सो माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस 312 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए मीन्स 1, सो माइनस 11 प्लस माइनस 121 ये बन जाएगा 1248 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 11 प्लस माइनस इनको प्लस करोगे 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 2 6, 12 प्लस 3 1 3 6 9 डिवाइडेड बाई 2। अब 139 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो डिविजनल मेथड से करेंगे, शायद 33 का होना चाहिए, 33 का तो नहीं है, इसका मतलब 37 का ट्राई करते। 37 का स्क्वायर होता है 1369, सो 37 डिवाइडेड बाई 2, तो एक बार लेंगे प्लस का साइन, माइनस 11 प्लस 37 अपॉन 2, और एक बार लोगे माइनस का साइन, तो माइनस 11 प्लस 36 ये तो बन जाएगा 26 अपॉन 2 दैट इज़ 13, और ये बनेगा माइनस 48 बाई 2, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स जो है नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n का वैल्यू होगा हमारा 13। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।